Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss some myths about your skin, hair and nails, and I would like to clarify some concepts, some misconceptions rather, जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं. So I want to discuss some of the myths today ताकि आप अपना फालतू का वक्त इन चीज़ों में ज़ाया मत करें, बिला वजह की चीज़ों पे कान मत धरें और अपनी स्किन की केयर नॉर्मल तरीके से ही करें. सबसे पहले मैं ये बात करूँ वाइटनिंग क्रीम्स की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ इन चीज़ों से और जिस कदर मुझे तकलीफ़ पहुँचती है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात क्लिनिक में और आउटडोर प्रैक्टिस में मुझे देखने में मिलते हैं कि जो बड़े दिल खराश वाक़यात होते हैं जी, कि कॉम्प्लेक्शन की बेस पे ये हो गया, कॉम्प्लेक्शन की बेस पे ये हो गया, and the women are obsessed about the complexion. They are in the habit of using whitening creams. The misconception is कि whitening creams daily यूज़ करनी चाहिए और इनको यूज़ करने से आपके complexion जो है वो कदरे वाइट हो सकते हैं. So it's a misconception. Kindly इस चीज़ को अपने दिल से निकाल दीजिए. आपकी स्किन में पिगमेंट पैदा करने वाले सेल्स तकरीबन हर एक के बराबर हैं and it is about the amount of pigment which they produce. It could differ. तो उसको कम नहीं कर सकते. बाय एनी मीन्स यू कैन नॉट स्टॉप योर मेलानोसाइट्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग पिगमेंट. ये अल्लाह ताला ने बात डिसाइड कर ली है. इट इज़ इन योर जेनेटिक्स कि आप कितना पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे. What would be the final tone of your skin. तो आप उसको नहीं बदल सकते, आप जितनी मर्ज़ी डेली क्रीम्स लगा लें. हाँ, ये है कि अगर आपका किसी वजह से बाहर डेली जाने से, डेली सन का एक्सपोजर होने से या बाहर ज़्यादा काम करने से मे बी आपकी स्किन डैमेज हुई है, तो कुछ ऐसी क्रीम्स जो पील ऑफ करती हैं स्किन को, अपर लेयर्स को उतार देती हैं, तो मे बी उनके इस्तेमाल के साथ आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस का इफेक्ट आएगा. ऊपर से डेड लेयर्स थोड़ी उतर जाएंगी, तो मे बी यू फील अ लिटिल कॉम्प्लेक्शन चेंज. लेकिन देयर इज़ नो सच थिंग एज चेंज ऑफ कॉम्प्लेक्शन फ्रॉम डल टू वाइट ओवरनाइट विद द यूज ऑफ क्रीम्स. देयर इज़ नो सच थिंग. दूसरी बात जो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि SPF के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि व्हेन आई गो आउट इन द सन आई नीड एन SPF ऑफ मोर देन 50, 60 और 70. दिस इज़ नॉट करेक्ट. आपकी स्किन जो हमारी टाइप ऑफ स्किन है फिट्जपैट्रिक टाइप 4, 3, 4 एंड 5 उसमें फॉल करती हैं सारी, तो उनमें हमें यूजुअली 15 to 20 मे बी अप टू 30 का SPF इज़ ओके. इट इज़ मोर देन गुड, इट इज़ मोर देन रिक्वायर्ड. यू डू नॉट नीड SPF मोर देन 30. और आप उसकी बेस के ऊपर अपने बहुत सारे अच्छे सनब्लॉक्स को रद्द मत करें. अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का सनब्लॉक यूज़ करें और 15, 20, 30 तक का SPF इज़ गुड इनफ फॉर यू. बाकी और मिसकंसेप्शंस ये हैं जी कि हम अपनी स्किन को एंटीसेप्टिक सोप्स के साथ देंगे तो ही हम ज़िंदा रह सकते हैं, वरना तो जर्म्स हमें खा जाएंगे. तो लेट मी क्लियर इट कि जर्म्स आपके ऑल अराउंड हैं. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स इन द एयर यू ब्रीथ इन. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स ऑन योर सर्फेसेज विच यू आर लिविंग इन. तो आप अपने फेस के ऊपर या अपने हैंड्स के ऊपर एंटीसेप्टिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल करके उन जर्म्स नहीं ख़त्म कर रहे बल्कि अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं. तो एंटीसेप्टिक सोप्स को इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आपकी स्किन के ऊपर जो गुड मॉइस्चराइजेशन और गुड ऑयल लेयर जो आपके सेल्स नॉर्मली बनाते हैं आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यू आर गोइंग टू लूज़ देम एज़ वेल. तो उनको लूज़ मत करें. बहुत ज़्यादा हार्श किस्म के साबुन और इस तरह की चीज़ें, हैंड वॉशेज़ एंड फेस वॉशेज़ यूज़ मत करें. ट्राई टू यूज़ सटल प्रोडक्ट्स, ब्लैंड प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को डैमेज ना करें. एक और मिसकंसेप्शन जो मैं सुनती हूँ कि जी हेयर फॉल में फ़लाँ शैम्पू बहुत अच्छा है, फ़लाँ शैम्पू बहुत अच्छा है एंड इट कॉजेज़ हेयर ग्रोथ. तो देयर इज़ नो सच थिंग एज़ हेयर ग्रोथ विद अ शैम्पू. बिकॉज टेक्निकली आप खुद सोच लें कि हेयर ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली किसी न किसी ग्रोथ फैक्टर का वहाँ रिसेप्टर पे जाके कुछ देर के लिए लगना तो ज़रूरी होगा ना. तो शैम्पू इज़ गोइंग टू वॉश योर स्किन एंड हेयर and it is going to be there only for maybe 5 to 10 minutes. How is it going to cause hair growth overnight? It is not going to cause hair growth. So please आप शैम्पूज़ के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ें. हाँ, अच्छे ब्रांड का शैम्पू ज़रूर यूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा बेतहाशा केमिकल्स ना हो, परमिटेड अमाउंट्स ऑफ केमिकल्स हों जो आपके बालों को एक अच्छी शाइन तो दें लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टेक्सचर ऑफ योर हेयर. तो इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से स्मार्टली चूज़ करना होगा. मिक्स्ड क्रीम्स आर नॉट गुड फॉर योर स्किन एट ऑल. डू नॉट मिक्स अप ऑल द कमर्शियली अवेलेबल ओवर द काउंटर क्रीम्स एंड देन मेक अ मिक्सचर ऑफ देम, a new creation, and then you apply on your skin thinking that you are going to transform your skin. You are not going to do so, rather you are going to damage your skin. बाकी और ये मिसकंसेप्शंस मैं क्लियर करती जाऊँ कि स्किन को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत हर वक्त होती है.
आपकी स्किन चाहे ऑयली है या ड्राई है, आपको मॉइस्चराइजेशन या मॉइस्चराइज़र अपनी थोड़ी अकल से यूज़ करना होगा। मे बी आपको वाटर बेस्ड चाहिए हो सकता है किसी फेज़ में स्किन आपकी ड्राई हो जाए तो आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजेशन चाहिए हो, लेकिन मॉइस्चराइज़र आपको बहरहाल चाहिए। योर स्किन इज़ गोइंग टू नीड इट एनीवे, तो वो आपको हमेशा ज़रूरत है, चाहे आपका फेस ऑयली भी हो। कुछ मिसकंसेप्शंस ये हैं कि मेरे जी रिश्तेदार को एक स्किन डिजीज़ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट माय चाइल्ड और माय डॉटर और सन मैरिड टू दैट फैमिली, क्योंकि वहाँ पे तो ये स्किन डिजीज़ है। नॉट ऑल द स्किन डिजीज़ आर कम्युनिकेबल। प्लीज़ याद रखें, सारी स्किन की बीमारियाँ एक से दूसरे को नहीं लगती। कुछ जेनेटिक डिजीज़ ऐसी ज़रूर हैं जो फैमिली में आगे से आगे जा सकती हैं, जिनके बारे में हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी जेनेटिक स्किन डिजीज़ हैं जिसमें कज़न मैरिजेज़ या इंटर फैमिली मैरिजेज़ अलाउड नहीं हैं या प्रोहिबिटेड हैं। लेकिन सारी स्किन की कंडीशंस ऐसी नहीं हैं, तो काइंडली अपनी स्किन कंडीशंस जो भी आपकी फैमिली में या किसी को है विच यू आर कंसर्न अबाउट, गो टू द डॉक्टर, टॉक अबाउट दैट एंड असर्टन कि वेदर इट इज़ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। तो एक और मिथ मेरे पास ये आता है कि जी फुलबेरी का ट्रीटमेंट नहीं है, vitiligo is not treatable. So let me tell you that there are more than 1,000 manifestations of vitiligo. कभी तो ये इतना सा पैच आता है, कभी पूरी बॉडी वाइट हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका vitiligo कौन सी स्टेज पे है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, किस किस जगहों पर है, कौन कुछ रेजिस्टेंट जगह होती हैं, कुछ इजी टू ट्रीट होती हैं, और अब तो बेतहाशा मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। ऑल्दो मे बी यू नॉट गोइंग टू हैव 100% ऑफ योर स्किन बैक एट दैट वाइट प्लेस, बट मे बी यू कैन गेट 70 to 80% एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप 70-80% तक अपनी स्किन को वापस पिगमेंट उसका अचीव कर लें। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें टैबलेट्स, रेडिएशन, लगाने वाली दवाइयाँ, खाने वाली दवाइयाँ, और कई दफ़ा कुछ सर्जरी की भी टाइप्स हैं। पंच क्राफ्टिंग इसके लिए एक बड़ी वेल नोन टेक्निक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप ये मिथ लेकर अपनी ज़िंदगी पूरी फुलबेरी के साथ बग़ैर इलाज के मत गुजारें कि ये काबिल इलाज नहीं है। बहुत सारे इमराज़ काबिल इलाज होते हैं, लेकिन चूँकि आप डॉक्टर के पास आके उसको डिस्कस नहीं करते, सो यू नेवर गेट टू नो दैट। एंटी एजिंग क्रीम्स जो हैं फॉर रिंकल्स, दे आर नॉट टू बी यूज्ड फॉर एवरीवन। और दूसरी बात है कि एंटी एजिंग केमिकल्स बहुत कम हैं, और WHO प्रूवन जो केमिकल्स हैं वो कुछ ही हैं, जिनमें से एक रेटिनॉइड्स हैं। So retinoids are anti-aging provided they are used with caution, with proper protocols, and बाकी mostly anti-aging products जो हैं उनमें कोई ख़ास हकीकत नहीं है। आप उनकी प्रोडक्ट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको थोड़ा सर्च आउट कर लिया करें कि वेदर दे आर FDA अप्रूव्ड, WHO सर्टिफाइड, या वो जो ट्रीटमेंट हैं वो प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं। उनकी कोई स्टडीज़, ऐसी क्लिनिकल स्टडीज़ पब्लिश्ड हैं जो कि उनको सपोर्ट करती हैं। सो बग़ैर देखे अपनी चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को अपनी स्किन के ऊपर टेस्ट ना करें। और एक मिथ मेरे सामने अक्सर मुझे ऑब्ज़र्व करने को मिलता है कि पेशेंट्स थिंक दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट देयर फेसेस ब्लीच्ड और फेशियल ट्रीटेड एवरी मंथ और मे बी ट्वाइस अ मंथ। तो मुझे यकीन माने बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये पता नहीं कैसे मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में आ गए कि हम वो लोग हैं कि जिनकी इक़दार बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, हम अपने एंसेस्टर्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। सो नेवर इन द लाइफ टाइम्स ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिड दे हैव दीज फैसिलिटीज़ ऑफ ब्लीचिंग एंड फेशियल ट्रीटमेंट्स। तो क्या वो लोग अपनी स्किन को ज़्यादा, उनकी स्किन बेहतर थी या हमारी स्किन इन सारे ट्रीटमेंट्स के बाद बेहतर है? ऑब्वियसली द आंसर इज़ कि दीज ट्रीटमेंट्स आर नॉट एट ऑल नेसेसरी। हाँ, ये आपकी स्किन को टेम्पररी ब्लीचिंग इफ़ेक्ट ज़रूर देती हैं। आर्जी तौर पर आपकी स्किन के बाल में भी ब्राउन हो जाते हैं, ये थोड़े गोल्डन लुक में आते हैं, योर स्किन कॉम्प्लेक्शन सीम्स अ लिटिल लाइटर। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कराने की ज़रूरत है। तो ये एक मिथ है, प्लीज़ इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर आपने 6-8 महीने, साल बाद कभी कराना है तो इट्स ओके, वेल फाइन। बट अगर आपको स्किन के ऊपर कोई इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा किए बगैर इस किस्म का कोई ट्रीटमेंट ना लें। और अगर आप लेते भी हैं तो उसकी जो है थोड़े गैप्स के साथ ये चीज़ें लें। रेगुलर बेसिस पे कुछ दिन के बाद अपनी स्किन को ब्लीचिंग और स्टीमिंग और फेशियल जैसे जो टॉर्चर्स हैं उनके ऊपर मत डालें। सो दिस वॉज अबाउट द मिथ्स यू हैव अबाउट द स्किन, हेयर एंड नेल्स। आई होप आज की वीडियो से कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस आपके क्लियर हुए होंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में इन मिथ्स को बिल्कुल भी स्पेस मत दें। स्मार्टली अपनी स्किन का ट्रीटमेंट किया करें,
स्मार्टली अपनी स्किन के लिए केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किया करें और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चीज़ों को जब तक आप ख़ुद उनके बारे में रिसर्च करके सर्टन ना कर लें, ब्लाइंडली फॉलो मत किया करें। स्किन अगर ख़राब हो जाती है तो बहुत लंबे अरसे बाद ठीक होती है, अगर होती है तो अपनी स्किन का ख्याल रखें। विद दैट इट्स टाइम टू गो। अल्लाह हाफिज़। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस और एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट today's talk, you can ask me in the comment section and I would love to answer. Thank you. Till next video, Allah Hafiz.